तो अब हम बात करते हैं मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है। मास बेसिकली क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मैटर, उसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है। वेट क्या होता है, उस मास का ग्रेविटी के अंदर क्या इंफ्लुएंस है। यानी कि अगर मैं बात करूं मास और वेट में डिफरेंस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या होता है मास? इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था कि जितना मैटर किसी के अंदर प्रेजेंट होता होगा उतना ही उसके अंदर मास होगा। ठीक है, ये मैटर ज्यादा अच्छे से हम कब डिस्क्राइब करेंगे, जब हम पढ़ेंगे नाइन्थ का केमिस्ट्री वाला पोर्शन, उसके अंदर ये मैटर अच्छे से आएगा। तब मैं इसके बारे में ज्यादा अच्छे से डिटेल में बात करूंगा कि क्वांटिटी ऑफ मैटर या मैटर किसे कहते हैं। ठीक है, तो अभी जान लो कि मैटर जितना प्रेजेंट है बॉडी के अंदर वही उसका क्या है, मास। वेट की बात करते हैं। द मास ऑफ अ बॉडी, द मास ऑफ द बॉडी अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यानी कि कितना उस बॉडी की मास के ऊपर ग्रेविटी का इंफ्लुएंस है। सपोज करो इसका मास है 50 kg, तो ग्रेविटी का इंफ्लुएंस नीचे की तरफ कितना, 9.8। तो 9.8 से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आएगा, वेट हमारा निकल के आ जाएगा, है ना। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, यस ऑब्वियसली इट इज द मास अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो क्या लिखूं इसे मैं, इट इज द मास अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं मास को हम मेजर कैसे कर सकते हैं। मास को मेजर करने के लिए हम बेसिकली ऑर्डिनरी बैलेंस का यूज करते हैं। ऑर्डिनरी बैलेंस क्या होता है, देखो कांटा देखा होगा तुमने, जिसको पुराने जमाने के लोग ऐसे करके बीच में एक डंडी होती थी उसे पकड़ लेते थे, और दोनों साइड तराजू जैसी चीजें होती थी, है ना। एक साइड हम मास रखते थे यानी बाट रखते थे, यानी कि 2 kg, 2 kg, 5 kg वगैरह वगैरह के वो होते थे हमारे पास, है ना। तो हम उसे रखते थे एक तरफ, और दूसरी तरफ उतना ही भारी सामान हम रख के, और बीच में निडल होती थी, उसे मेजर करते थे। कैसा होता था वो कुछ ऐसा सा होता था, देखो। है ना, कुछ ऐसा सा होता था। यहां पे हम अपना कुछ ना कुछ मास रख देते थे, जैसे 2 kg का हमने मास रखा। यहां पर एक निडल हुआ करती थी, ये निडल डिफ्लेक्शन शो करती थी। कैसे, सपोज करो इधर 2 kg हमने रखा, इधर कुछ भी नहीं है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे टिल्ट हो जाएगा, तो ये निडल इस तरफ घूम जाती थी। किस तरफ, इस तरफ घूम जाती थी, है ना। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे 2 kg का जैसे हमने मास रखा, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रखना स्टार्ट करते थे। सपोज हमने 1 kg रखा, तो निडल थोड़ा कम डिफ्लेक्शन शो करेगी। और यहाँ पे जैसे ही 2 kg डालते थे हम, तो ये निडल बिल्कुल सेंटर में लाई कर जाती थी एकदम, जिससे हमें क्या पता चल जाता था कि हाँ ये हो गया 2 kg का मास, है ना। ये वेट नहीं है, दिस इज द मास। क्योंकि यहां पर ग्रेविटी का रोल प्ले नहीं हो रहा है, ग्रेविटी दोनों तरफ से कट जा रही है। कैसे कट रही है, इसके ऊपर भी ग्रेविटी लग रही है, उतनी ही इसके ऊपर भी ग्रेविटी लग रही है। तो ये ग्रेविटी इस ग्रेविटी के साथ कैंसिल हो जाती है, इसकी वजह से यहाँ पे ग्रेविटी का इंफ्लुएंस नहीं आ पाता। ठीक है, इसलिए हम इसे ऑर्डिनरी बैलेंस के नाम से जानते हैं। मास is measured by ordinary बैलेंस। ठीक है, इसे ऑर्डिनरी बैलेंस कहते हैं। एक एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि मास को हम किस चीज से मेजर करते हैं, तो वो होता है ऑर्डिनरी बैलेंस। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं वेट की। वेट के बारे में तो लगभग सबको पता होगा, कैसे नापते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, यहां पर स्केल बना हुआ होता है ना। यहां पर रीडिंग शो कर रखी होती है कि इतना
इतना है, ठीक है। और यहां पर कुछ इस तरीके से ऐसे करके, यहां पर जैसे ही हम कुछ ऑब्जेक्ट लगाते थे तो उसके ऊपर ग्रेविटी कहां, नीचे की तरफ। तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में उसका मास कैरी हो गया इसके ऊपर। तो जितना भी डिफ्लेक्शन यहां पे शो होगा, तो यहां पर एक नीडल रखी रहती थी, ये नीडल नीचे की तरफ मूव करती थी। जैसे ही हमने इस पे ऑब्जेक्ट रखा तो नीचे की तरफ मूव किया, तो हम इसे ऊपर से नापना स्टार्ट करते थे। अच्छा, यहां से लेके यहां तक 10, यहां से लेके यहां तक 20, तो ये हो गया 20 न्यूटन, है ना। तो ऐसे हम इसे मेजर कर लेते थे बेसिकली, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डिनरी बैलेंस समझ आया, स्प्रिंग बैलेंस समझ आया, तो इससे हम इसे मेजर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट मास की सबको पता है क्या होती है, यूज करते हैं भाई। एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, है ना। केजी होती है, केजी में नापते हैं, 2 kg, 3 kg, 4 kg। तो न्यूटन किसकी होती है फिर, अगर मैं बात करूं। अच्छा, इसे क्या कहते हैं, स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस। अच्छा, इसके अंदर तीसरी चीज क्या होगी, एसआई यूनिट, वेट की न्यूटन, कैसे, W इज इक्वल टू M इंटू जी, है ना। तो इसको अगर मैं डालूं तो ये न्यूटन ही निकल के आएगा, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन। ऐसा यूनिट होती है इसकी, कोई दिक्कत है इसके अंदर। तो ये होता है बेसिकली मास और वेट के अंदर डिफरेंस, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं फ्री फॉल। व्हाट इज फ्री फॉल। ये मास और वेट का जो डिफरेंस है, ये थोड़ा सा आ जाता है पेपर के अंदर, फ्रीक्वेंटली आता है। यानी कि एक बार आ गया तो दूसरी बार भी आ सकता है, दूसरी बार आ गया तो तीसरी बार भी आ सकता है, इसलिए इसे पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है ना। चलो, फ्री फॉल की बात करते हैं, सबसे आसान टॉपिक, फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, सपोज करो किसी भी ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से नीचे छोड़ा, है ना। जैसे ही मैं यहां से इसे नीचे छोड़ूंगा, दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब ही है, देखो, फ्रीली फॉलिंग, फ्रीली फॉलिंग, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, एक हाइट पे रखा हुआ है, तो मैंने इसे यहां से छोड़ दिया। अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, फाइनल वेलोसिटी इसकी कुछ ना कुछ होगी, है ना। और जब ये नीचे आ रहा होगा, व्हेन इट इज कमिंग डाउनवर्ड, क्या क्या चेंजेस आएंगे इसके पास। सबसे पहली चीज तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी समथिंग कुछ ना कुछ होगी, ठीक है ना। इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना होगा। अच्छा देखो, फ्री फॉल को हम मेजर करते हैं बेसिकली। फ्री फॉल हमें निकालना पड़ता है, हम कैसे निकालते हैं, दो इक्वेशंस ऑफ मोशन के जरिए, इक्वेशन ऑफ मोशन के बेस पे। इसके न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे इसके अंदर, तो घबराना नहीं है अभी। ये होते हैं एस, फर्स्ट होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फ्री फॉल के अंदर देखो, ए टी स्क्वायर इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां पर ये बात हो रही है इक्वेशन ऑफ मोशन की, यहां पर हमें बात करनी है ग्रेविटेशन की। इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन, ए की जगह पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, है ना। तो अब देख लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 0, जी जैसे ही नीचे की तरफ आ रहा है, जी भी कहां लगेगा, नीचे की तरफ ही तो लगता है ना। अर्थ किस तरफ खींचेगी, अपनी तरफ। अर्थ इज अ पुल्लिंग फोर्स, इसलिए मैं बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। शुरू में मैंने बताया था अर्थ क्या है, इट इज अ पुल्लिंग फोर्स, इट अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। जैसे ही टुवर्ड की तरफ खींचा तो जी नीचे, और ऑब्जेक्ट किधर आ रहा है, नीचे, तो जी कैसा हो गया, पॉजिटिव। ये बात ध्यान रखना, जी इज ऑलवेज positive, sorry, when the object is coming downward the g is always positive। वहीं पे अगर मैं बात कर दूं कि ऑब्जेक्ट जो है हमने ऊपर की तरफ फेंका बड़ी ही तेजी से, किसी एक आदमी ने बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया भाई, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी,
कुछ ना कुछ तो होगी, इनिशियल वेलोसिटी के साथ ही तो फेंका होगा, और फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाके क्या हो जाएगी, 0 एट द एंड। देखो सपोज करो जैसे ही मैं इसे ऊपर फेंकता हूं, मैंने इसे ऊपर फेंका, ऊपर से जाके कहीं यहां पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आके रुक गया। रुकने का मतलब हो गया कि ये 0 हो गया, रुका नहीं, बेसिकली यहां पे रुक कर ही वापस नीचे आया। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी कहां लगी, नीचे की तरफ। तो जब ये ऊपर जा रहा होगा, जब ये ऊपर जा रहा है, ऑब्जेक्ट इज गोइंग अपवर्ड, देन द ग्रेविटी इज गोइंग डाउनवर्ड। इसका मतलब जी जो होगा यहां पे कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इस बात को ध्यान में बैठा लो, जी इज पॉजिटिव, जी इज नेगेटिव। ठीक है, अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो हमें इसके जरिए सॉल्व कर सकते हैं उन्हें। ठीक है ना, तो फ्री फॉल बस ये छोटा सा टॉपिक था जो हमें कवर करना था। अब हम बात कर लेते हैं प्रेशर और थ्रस्ट की। व्हाट इज प्रेशर एंड थ्रस्ट? देखो इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर हम बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर तब हम बात करेंगे जब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसके अंदर इसे पूरे डिटेल में देखेंगे कि कैसे ऊपर जाते टाइम क्या जी होगा, कैसे होगा, नीचे आते टाइम जी में क्या बदलाव आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है ना, ये सारी चीजें हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर की। देखो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर नाम से समझ आ रहा होगा, किसी चीज पे दबाव डालना, प्रेस करना किसी चीज को, किसी चीज पे फोर्स एक्सर्ट करना। देखो सबसे बड़ी चीज हमें पता चल गई कि प्रेशर ये मतलब फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। प्रेशर का मतलब दबाव पड़ रहा है। दबाव किस चीज का दबाव? फोर्स का दबाव। तो जितना ज्यादा फोर्स उतना ही ज्यादा प्रेशर। सीधी सी बात हो गई ना, कि जितना हमने फोर्स लगाया उतना ज्यादा एफर्ट दब गया, है ना। अब देखो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं इस मार्कर की, इस मार्कर ने प्रेशर लगाया, ये मार्कर यहां सिर्फ इतनी सी जगह पे प्रेशर लगा रहा है ना, तो प्रेशर इसकी वजह से कम हो रहा है। और वहीं अगर मैं बात करूं कि प्रेशर ऐसे लग रहा है, तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स तो उतना ही है, फोर्स उतना ही है, लेकिन एरिया क्या हुआ, बढ़ गया। एरिया बढ़ने की वजह से क्या होता है, प्रेशर कम हो गया। देखो एक पॉइंट पे प्रेशर, सपोज करो पिन देख लो, तुम्हारे पास कोई सुई होगी, उसे ना अपने हाथ पे ऐसे करके चुभाना, चुभाना मत, लेकिन तुम्हें क्या होगा कि वहां पे दर्द होगा बहुत ज्यादा। और सुई को उसी प्रेशर के साथ, सेम प्रेशर के साथ ऐसे करके अपनी उंगली के ऊपर ऐसे दबाना, क्या तुम्हें दर्द होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं एक पॉइंट की, जितना कम एरिया उतना प्रेशर ज्यादा। ये समझ लो, जितना कम एरिया उतना प्रेशर ज्यादा, और जितना ज्यादा एरिया उतना प्रेशर कम, यानी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और ये जो फोर्स होता है इसे हम बुलाते हैं थ्रस्ट। क्या बुलाते हैं? इसी को हम बुलाते हैं क्या? थ्रस्ट। थ्रस्ट अब अपवर्ड भी हो सकता है, थ्रस्ट डाउनवर्ड भी हो सकता है, थ्रस्ट साइडवेज भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, थ्रस्ट पानी में हो सकता है, थ्रस्ट एयर में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, समझना बात को, कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाल दूं, ध्यान से देखना, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं पानी के अंदर डाल दूं, तो क्या वो सिंक करेगा या क्या वो फ्लोट करेगा? सिंक और फ्लोट का मतलब पता है, सिंक का मतलब डूब जाना, फ्लोट का मतलब तैरना। तो अगर मैं, देखो ये सारा फिनोमिना थ्रस्ट और प्रेशर पे ही बेस है, इसलिए मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। क्या मैंने पानी के अंदर सुई को डाल दिया, सुई किस चीज की बनी है, स्टील की या मेटल की, जो भी है। उसके बाद मैंने क्या किया, बहुत बड़ा जहाज उसके ऊपर तैरते हुए देखा, वो भी मेटल का, सुई भी मेटल की। अब दोनों चीजें मेटल, एक डूब जा रही है एक तैर रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? वाई? अब देखो बात सुनना, सपोज करो एक बीकर है हमारे पास, बीकर के अंदर यहां पर पानी भरा हुआ है।
पानी भरने के बाद बीकर में मैंने क्या किया, सुई को डाला। सुई को कैसे डाला, मैंने ऐसे डाला, ठीक है, सिंगल ही क्या है, सुई है। तो प्रेशर जो लगाया, पानी ने भी तो कुछ प्रेशर लगाया ना। पानी क्या करेगा, पानी प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा, कहां, ऊपर की तरफ। कहां लगाएगा, ऊपर की तरफ, और इसी को कहा जाता है बियॉन्ड फोर्स। बियॉन्ड फोर्स। इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डालें तो वो ऑब्जेक्ट बेसिकली एक तो हल्का हो जाता है। क्यों हल्का होता है वो हम आगे देखेंगे। दूसरी चीज, उस जैसे ही उस ऑब्जेक्ट को हमने पानी में डाला, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स एक्सर्ट होने लग जाता है पानी की तरफ से या लिक्विड की तरफ से बेसिकली, ठीक है ना। तो वो चारों दिशाओं में होता है। देखो सपोज करो, निडल छोड़ो, कोई एक बड़ा पीस का टुकड़ा हमने पानी के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब देखना, बियॉन्ड फोर्स कहां कहां लगेगा, हर जगह लगेगा, कोई भी जगह नहीं छूटेगी, हर जगह लगेगा। और कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। इसे कहां भेजने की कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ, होगा ना ऐसा। अब देखो, अगर मैं बात करूं एरिया की, यहां पे इसे कितना सारा एरिया मिला, इतना सारा एरिया मिला, इतनी सारी जगह पे बियॉन्ड फोर्स लगा, यानी कि बियॉन्ड फोर्स की वैल्यू ज्यादा। ज्यादा होने से यहां पे जैसे ही फोर्स ज्यादा लगी, ये जो पीस का टुकड़ा है ये फ्लोट करने लग जाएगा। क्यों फ्लोट करेगा, जैसे ही यहां पे भाई फोर्स की वैल्यू ज्यादा हुई, फोर्स इंक्रीज्ड। फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से बेसिकली अपथ्रस्ट कहा जाता है इसे, देखो याद रखना, अपथ्रस्ट। और इसी का नाम है बियॉन्ड फोर्स, ठीक है। जैसे ही अपथ्रस्ट की वैल्यू ज्यादा हुई, ये जो ऑब्जेक्ट है, जो भी टुकड़ा है, ये फ्लोट करने लग जाता है। क्यों, क्योंकि ये पानी के अंदर उसे आने नहीं देता, और पानी से बाहर हम इसे निकालते नहीं, तो ये पानी के ऊपर ऐसे ऐसे फ्लोट करने लग जाता है। अब हम बात कर लेते हैं नीडल की, दूसरे केस में। अब देखो, ये नीडल है, ठीक है। अब इस पे बियॉन्ड फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे, 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 होगा ना ऐसे ही। अब इसको सरफेस एरिया देखो, इसका कितना सा है, बहुत ही कम। इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा, यानी कि सरफेस एरिया का मतलब होता है पूरे सरफेस का एरिया। सपोज करो मेरा हाथ है, तो ये पूरा मेरा क्या है, सरफेस का एरिया है ना। ऐसे ही इसका सरफेस का एरिया कितना है, इतना सा है, बहुत कम, बहुत कम। लेकिन इसका कितना है, बहुत ज्यादा। तो इसके अंदर फोर्स की वैल्यू बहुत कम, अपथ्रस्ट की वैल्यू बहुत कम, बियॉन्ड फोर्स बहुत कम, जिसकी वजह से ये जो टुकड़ा है ज्यादा फोर्स ना होने की वजह से नीचे सिंक कर जाएगा और यहां कहीं आ जाएगा। हो गया ना। और ऐसे ही ये फ्लोट करने लग जाएगा। तो ये होता है। और बेसिकली एक और चीज का रोल प्ले होता है यहाँ पे डेंसिटी का, वो हम बात करेंगे जब हम बात करेंगे रिलेटिव डेंसिटी, इसी चैप्टर में बात करनी है हमें, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। इसके बाद एक चीज और आती है इसी के अंदर, बियॉन्ड फोर्स के अंदर। ये तो हो गया फ्लोट और सिंक की बात। अब बता सकते हैं कोई भी टुकड़ा कैसे फ्लोट कर सकता है, कैसे सिंक कर सकता है, कैसे बताओगे। जितना उसका सरफेस एरिया कम, उतनी ही उस पर फोर्स कम, उतनी ही उस पर बियॉन्ड फोर्स कम, जिसकी वजह से वो सिंक कर जाएगा। जितना उसका सरफेस एरिया ज्यादा, उसकी वजह से उसका बियॉन्ड फोर्स ज्यादा, और वो उसे सिंक नहीं करने देगा। इसकी वजह से वो फ्लोट करने लग जाएगा, है ना, तैरने लग जाएगा। ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद हमें जिसकी बात करनी है अब, वो बियॉन्ड फोर्स ही है। बियॉन्ड फोर्स को थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं एक बार। बियॉन्ड फोर्स, देखो बियॉन्ड फोर्स वो फोर्स जो पानी के अंदर अप्लाई होती है एज अ अपोजिंग फोर्स, ठीक है, यानी कि अपोजिंग फोर्स टू द ग्रेविटी। ये बात ध्यान रखना, बियॉन्ड फोर्स इज द अपोजिंग फोर्स टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट लगती है ये फोर्स हमेशा। देखो ग्रेविटी नीचे की तरफ, बियॉन्ड फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ लगती है। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को ऊपर भेजना चाहती है बियॉन्ड फोर्स। अब देखो, सपोज करो ये हमारा बीकर है, इसके अंदर हमने पानी भरा, ठीक है ना। यहां तक हमने पानी भरा इसके अंदर,
ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया, एक टुकड़ा इंसर्ट किया, एक पीस का टुकड़ा इंसर्ट किया। अब देखो इसका बाहर मैंने वेट करा, पहले इसका वेट मुझे आया 10 kg, या फिर समथिंग वर्ड्स में लिख लेते हैं, वेट इन एयर, एयर है ना ये, एयर में मैंने इसका वेट किया तो मेरा वेट आया WA, ठीक है ना, वेट इन एयर। और जैसे ही मैंने इसका पानी में वेट किया तो पानी में इसका वेट कुछ अलग आया, वेट इन वाटर। और मैंने देखा कि ये जो वेट है, वेट इन एयर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वेट इन वाटर। तो ये जो होता है, ये होता है बियॉन्ड फोर्स की वजह से। बियॉन्ड फोर्स क्या करता है, सपोज करो ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ इसमें 9.8, और ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट लग रहा है 2 न्यूटन का। तो टोटल ग्रेविटी कितनी हो गई, कितनी हो गई, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ बताओ। 7.8 है ना, सीधी सी बात है, इसमें से 2 न्यूटन कम किया तो 7.8 ग्रेविटी अब नीचे की तरफ लग रही है। इसके अंदर कुछ ना कुछ मास होगा, सपोज करो 5 kg का मास है, 5 kg के मास में मैंने 7.8 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई, है ना। लेकिन वो वैल्यू वेट इन एयर से तो बहुत कम होगी, बहुत ही कम होगी। क्यों, क्योंकि यहां पे ग्रेविटी कम हो गई। तो ये बात ध्यान रखना कि पानी के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट कम हो जाता है ड्यू टू द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर, एंड दैट वी कॉल्ड बियॉन्ड फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज द अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट का मतलब पता है ना, ऊपर की तरफ, थ्रस्ट का मतलब फोर्स, ऊपर की तरफ फोर्स। इट इज द अपथ्रस्ट produced in water which opposes the gravity। कोई दिक्कत इसके अंदर, तो ये हो जाता है हमारा बियॉन्ड फोर्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल की और रिलेटिव डेंसिटी। ये दो टॉपिक हैं जो हमारे अब बच गए हैं।